औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे और आज एक हम नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं फ़ाइनल टर्म का FON का। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। और इस यूनिट में MCQs के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं भी इस यूनिट से सबसे ज़्यादा MCQs भी आते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करूँ और इस तरह एक्सप्लेन करूँ कि इजी वे में एक्सप्लेन करूँ कि आप लोगों को मुश्किलात ना हो इसको पढ़ने में या रीड करने में। अच्छा जी, इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीजनेशन, रेस्पिरेशन फंक्शन, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसमें हम बेसिकली लेंगे कि भाई ऑक्सीजनेशन किसे कहते हैं, रेस्पिरेटरी फंक्शन किसे कहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है और इन दोनों सिस्टम का ऑक्सीजनेशन के साथ क्या ताल्लुक़ है, इनके बारे में ज़रा डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये कुछ ऑब्जेक्टिव है इस यूनिट के हवाले से। आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट कैन बी इंटरफेयर विद द इफेक्टिव ऑक्सीजनेशन ऑफ द बॉडी टिश्यू। मतलब वो कौन से ऐसे फैक्टर है जो इफ़ेक्ट करते हैं जब ऑक्सीजनेशन के प्रोसेस में, ठीक है, और इसके साथ कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ द अल्टरेट द रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। और वो कौन से ऐसे कॉमन मैनिफेस्टेशन है जो मैनिफेस्टेशन के तब्दील कर देते हैं, कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी और कार्डियोवैस्कुलर जो फंक्शन है वो तब्दील हो जाते हैं। डिस्कस द लाइफ स्पैन रिलेटेड टू चेंजेस इन अ प्रॉब्लम इन अ रेस्पिरेटरी फंक्शन एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, हमारी लाइफ जिस तरह हम ज़िंदगी गुजारते हैं, लाइफस्टाइल क्या है, उस लाइफस्टाइल के मुताबिक किस तरह हमारी ज़िंदगी या हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर या रेस्पिरेटरी सिस्टम पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इन चीज़ों को पढ़ेंगे। और इमरजेंसी रिलेटेड ऑफ द रेस्पिरेटरी एंड द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये वो ऑब्जेक्ट, इन सब ऑब्जेक्टिव को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ऑक्सीजनेशन। देखो, इस यूनिट में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इसमें आप लोगों ने सबसे ज़्यादा, मैं एग्जांपल वगैरह दूंगा तो आप लोगों ने इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज़बरदस्त तरीके से लेना है। ठीक है, रट्टा नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट हासिल करना है। ऑक्सीजनेशन, द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यू एंड सेल एंड इज कॉल्ड ऑक्सीजनेशन। कहते हैं जब ऑक्सीजन जो है वो जब किसी बॉडी के टिश्यू या सेल तक पहुंचता है, जब हम सांस लेते हैं और वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में चला जाता है और फिर वो ऑक्सीजन लंग्स से बॉडी के टिश्यू में या सेल्स तक जो पहुंचता है, इस डिलीवरी को, इस पूरे कंडीशन को हम ऑक्सीजनेशन कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात है रेस्पिरेशन, सांस लेने का अमल। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ गैस एक्सचेंज। रेस्पिरेशन एक ऐसा अमल है, एक ऐसा काम है जिसमें गैस एक्सचेंज होती है। गैस एक्सचेंज किसकी चीज़ के दरमियान होती है? एल्वोलाई और ब्लड के दरमियान, और एल्वोलाई या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के दरमियान जो गैस एक्सचेंजिंग होती है, इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। मज़ीद डिस्कस करते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको एक ये कॉन्सेप्ट बता दूं इस स्लाइड में कि आप लोग को प्रॉपर्ली कॉन्सेप्ट आ जाए, फिर हम उसको डिस्कस कर लेंगे। देखो, ये हमारी लंग्स की जो है ये एल्वोलाई है। लंग्स के इस तरह बहुत सारी एल्वोलाई मौजूद होती है और इस एल्वोलाई के अंदर छोटी छोटी एल्वोलाई तेलियाँ होती है, एल्वोलाई सिक कहते हैं उसे। ठीक है, बेसिकली ये गैस की जो एक्सचेंजिंग होती है इस एल्वोलाई के अंदर होती है। अभी कैसे होती है ये जहन में रखना। देखो, ये इस एल्वोलाई से ये कुछ कैपिलरीज होती है, ये जो होती है आर्टरीज होती है या आर्टरवेन कहते हैं। सिंपल जहन में रखना। जब हम सांस लेते हैं, क्या करते हैं? जब हम सांस लेते हैं, एयर हमने इंस्पायर किया, पहले एक जहन में रखना, हमारे पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, हमारे पूरी की पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे राइट आर्टरियम पे आ जाता है, हार्ट के राइट आर्टरियम से, फिर राइट आर्टरियम से पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए वो ऊपर लंग्स में जाता है। ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये हार्ट से ब्लड आ रहा है पल्मोनरी आर्टरी में। जो हार्ट से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी की तरफ आ रहा है, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर ऑक्सीजन कम है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा है। ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। अभी आगे सुने, जब हम बाहर एनवायरनमेंट से एयर इनहेल करते हैं, उसके अंदर एयर में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, जो ऑक्सीजन वो ट्रेकिया के ज़रिए हमारे लंग्स में आ गए एल्वोलाई में।
तो इस एल्वुलाई के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है, इस एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन की तादाद ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद कम होती है समझ। दूसरी पॉइंट, ये जो ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के जरिए पर लंग्स में आ रहा है, तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की कम होती है। तो फिर यहाँ पर क्या होता है, हमेशा चीज़ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आती है, मतलब डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। जब कोई चीज़ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन आती है तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन एक प्रोसेस है। तो यहाँ पर डिफ्यूजन का अमल होता है, तो एल्वुलाई में ऑक्सीजन की तादाद हायर कंसंट्रेशन है, तो एल्वुलाई से ऑक्सीजन कहाँ पर आएगा, यहाँ पर इस आर्टरीज में आ जाएगा। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हायर से लोअर में चली जाएगी, तो यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यहाँ चली जाएगी। फिर जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आई, यहाँ से फिर एक्सेल हो जाएगी, बाहर चली जाएगी, और जो ज़्यादा ऑक्सीजन जो था एल्वुलाई से वो यहाँ पर आ जाएगा इस पल्मोनरी वेन में। इस पल्मोनरी वेन के जरिए पूरी बॉडी में फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव होगा। तो ये जहन में रखना, द गैस एक्सचेंज ओकर बिटवीन द एयर ऑन द एल्वुलाई साइड ऑफ द ब्लड एंड कैपिलरी साइड। तो दो जगह पर जो एयर एक्सचेंज होती है, ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट जो मैं आपको दे रहा था ये एयर एक्सचेंज का दे रहा था कि एयर जो होते हैं दो जगह पर एक्सचेंज होती है, एक एल्वुलाई और आर्टरीज के दरमियान, दूसरा एल्वुलाई और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के दरमियान, इन दोनों के दरमियान गैस एक्सचेंज होता है। लेट्स बैक आते हैं इस चीज़ पर। रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस ऑफ गैस ऑक्सीजन एक्सचेंजिंग। अभी आपको जहन कॉन्सेप्ट मिल गया होगा गैस एक्सचेंजिंग क्या होता है, ठीक है। Respiratory regulate include both neural and chemical control to maintain the correct and concentration of oxygen, carbon dioxide and hydrogen ions in body fluid। यहाँ पर ये क्या कहते हैं, कहते हैं रिस्पायरेशन जो है, रिस्पायरेटरी का जो अमल है ये रेगुलेट होता है किसके जरिए, न्यूरल के जरिए और केमिकल कंट्रोल के जरिए। इस न्यूरल ये केमिकल, इन दोनों की वजह से हमारी रिस्पायरेशन क्या होती है, रेगुलेट होती है। और ये न्यूरल और केमिकल क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं और मेंटेन करते हैं किस चीज़ को, कंसंट्रेशन ऑफ, किस चीज़ की कंसंट्रेशन को, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन फ्लूइड के अंदर। तो ये न्यूरल और केमिकल ये दोनों क्या करते हैं, इन तीन चीज़ों को मेंटेन एंड कंट्रोल करते हैं हमारे बॉडी फ्लूइड में, ठीक है। अच्छा, फिर यह है द बॉडी रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन द मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पोन्स ऑफ द ब्रेन। तो ये दो चीज़ें हैं, एक मेडुला ऑब्लोंगेटा और एक पोन्स, ये दोनों हमारे जो ब्रेन है इसके पार्ट है, ठीक है। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो ब्रेन है, ब्रेन का कौन सा पार्ट, मेडुला ऑब्लोंगेटा। हमारे ब्रेन, हमारा जो दिमाग है इसका एक पार्ट है जिसको मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है, हमारी रिस्पायरेशन को रेगुलेट एंड मेंटेन करता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा स्टिमुलेट होता है और फिर उसके नतीजे में क्या होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा सांस लेते हैं कि वो हमारी बॉडी को मेंटेन कर सके, ठीक है। अच्छा, द मैकेनिज्म ऑफ द रिस्पायरेटरी रिक्वायर एंड द इंटीग्रेशन ऑफ द फैक्टर इन्वॉल्व। अच्छा, फिर क्या कहते हैं, जो हमारी रेस्पायरेशन होती है, जो नॉर्मल सांस लेने का जो अमल है वो किस मैकेनिज्म के ज़रिए वो मेंटेन रहता है, तो वो इन तीन चीज़ों के ज़रिए मेंटेन रहता है, एक नर्वस सिस्टम, एक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एक रेस्पिरेटरी। ये तीन सिस्टम जो होते हैं ये बेसिकली हमारे रिस्पायरेशन को मेंटेन करने के लिए बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ये मैंने प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपको दे दिया कि प्रॉपर गैस एक्सचेंजिंग कैसी होती है, किसके दरमियान होती है, कि आप लोगों को मेन कॉन्सेप्ट मिल जाए। अच्छा, गैस एक्सचेंज अकोर बाय द डिफ्यूजन, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सी बात मैंने आपको बताया था, गैस एक्सचेंज किसके जरिए होती है, डिफ्यूजन के जरिए। डिफ्यूजन क्या है, जब कोई गैस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव होती है इसको डिफ्यूजन कहते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको डिफ्यूजन की दे दूं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कोई बॉडी स्प्रे वगैरह लगाते हैं, जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ पर जब हम अपनी बॉडी पे बॉडी स्प्रे लगाते हैं तो उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, फिर वो आगे फिर ये हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मतलब पेल जाती है, तो डिफ्यूजन इससे कहते हैं। ये जो हायर कंसंट्रेशन से खुशबू वगैरह पेलती है या गैस पेलता है तो इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ ये कहा है कि गैस एक्सचेंज अकोर बाय डिफ्यूजन एज मॉलिक्यूल
एज गैस मालिक्यूल मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो गया। एट द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन ऑक्सीजन मूव फ्रॉम एल्वोलाई इनटू द ब्लड एंड वेल कार्बन डाइऑक्साइड मूव फ्रॉम द ब्लड इनटू द एल्वोलाई। इस पॉइंट को मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर से एल्वोलाई से ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, ब्लड में, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड मूव होकर एल्वोलाई में चला जाएगा। सेकंड पॉइंट में ये कह रहा है, ठीक है। ये प्रॉपरली मैंने आपको पहले समझा भी दिया है, यहाँ पर आप लोगों को दोबारा से ईजी होगा। मोस्ट ऑक्सीजन 97% इज कैरी टू द टिश्यू लूजली कंबाइंड विद द हेमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल। अच्छा, हमारे रेड ब्लड सेल जो होते हैं ये ब्लड के एक सेल होते हैं। इस रेड ब्लड सेल के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है और पूरी हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, ठीक है। तो 97% ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है। हीमोग्लोबिन क्या है, ये रेड ब्लड सेल के अंदर पाया जाता है, इसके साथ बाइंड होकर पूरी बॉडी में मूव होता है। एनीमिया किसे कहते हैं, एनीमिया मतलब खून की कमी को कहते हैं। अभी कौन से खून की कमी को कहते हैं उसको डिस्कस करते हैं। विच इज टू फ्यू रेड ब्लड सेल और लो हेमोग्लोबिन लेवल एम्पेयर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। ये एम्पेयर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन ये एक अलग बात है। अगर हमारा जो ब्लड है पूरा होल ब्लड है, क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल भी है, वाइट ब्लड सेल भी है, प्लेटलेट, बहुत सारी चीज़ें। अगर हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल की और हेमोग्लोबिन की तादाद कम हो जाए, रेड ब्लड सेल की तादाद अगर कम हो जाए तो इस कंडीशन को हम एनीमिया कहेंगे। अगर एक शख्स की रेड ब्लड सेल की तादाद कम है तो उस क्या होगा, तो उसके पूरे प्रॉपरली उसकी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। क्यों प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, इसलिए ट्रांसपोर्ट नहीं होगा क्योंकि आरबीसी रेड ब्लड सेल जो है ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और पूरी बॉडी में लेकर जाते हैं। जब रेड ब्लड सेल ही कम होंगे तो ऑक्सीजन प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। अच्छा, रेस्पिरेटरी रेट्स नॉर्मली आर हाईएस्ट इन अ न्यूनेट एंड इन्फेंट, ग्रेजुअली स्लो इन एडल्ट। कहते हैं रेस्पिरेट जो सांस लेने का जो रेट है, जैसे नॉर्मल रेट होता है वो बच्चों में, न्यूनेट जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें, और इन्फेंट जो 1 साल तक होते हैं उनमें, इनमें ज़्यादा होता है और बड़े लोगों में कम होता है, ठीक है। अच्छा, रेस्पायर हो गया, हाँ यहाँ respiration is a process of gas exchange between the individual and environment and individual for a community। फिर ये क्या कह रहे हैं कि respiration एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर गैस एक्सचेंज होती है किसके दरमियान, एक इंडिविजुअल और एनवायरनमेंट के दौरान, एंड इन्वॉल्व 4 कंपोनेंट। सिंपल सी बात ये कि रेस्पिरेशन एक ऐसा अमल है जिसमें गैस एक्सचेंजिंग होती है एक इंसान और एनवायरनमेंट के दरमियान, मतलब एल्वोलाई और बार एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के दरमियान। ये हुई सेम एक एक चीज को बार बार डिफाइन किया गया है रेस्पिरेशन को, ठीक है। फिर यहाँ पर इन लोगों ने बताया कि रेस्पिरेशन जो है 4 तरीकों से होती है। रेस्पिरेशन 4 तरीकों से 4 गैस एक्सचेंज होती है। नंबर 1 वेंटिलेशन या ब्रीथिंग। ब्रीथिंग वेंटिलेशन एक ही बात है, इसको सांस लेने और निकालने का जो अमल है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक दफ़ा सांस लिया और निकाला, मतलब मैंने ऑक्सीजन को इन किया और कार्बन डाइऑक्साइड को 1 टाइम निकाला, तो इसको हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग। with the movement of air in and out of the lungs as well as we inhale and exhale। या अगर हम एयर को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, इस एक प्रोसेस को हम ब्रीथिंग कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एल्वुलर कैपिलरी गैस एक्सचेंजिंग, मैंने अभी आपको बेहतरीन तरीके से वहां पर बताया कि ये क्या होता है। विच इन्वॉल्व इन द डिफ्यूजन ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एल्वुलाई एंड द पल्मोनरी कैपिलरीज। जब एल्वोलाई और पल्मोनरी कैपिलरीज के दरमियान गैस एक्सचेंज होता है, एल्वोलाई से कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर आए, यहाँ पर एक मैं आपको दिखा भी दूँ। यहाँ पर ये कहते हैं इस एल्वोलाई है ना, और यहाँ पर पल्मोनरी कैपिलरीज होंगे छोटे छोटे। जब यहाँ से ऑक्सीजन इस कैपिलरीज में आएगा और कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड वापस एल्वोलाई में जाएगा, तो इस तरह के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एल्वुलर कैपिलरीज गैस एक्सचेंज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिफ्यूजन के जरिए होती है, और डिफ्यूजन मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि डिफ्यूजन क्या होता है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्या होता है, कहते कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होना, ये किसके दरमियान होता है, ये टिश्यू और लंग्स के दरमियान होता है, ठीक है। फिर क्या है, मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मूवमेंट की बात हो रही, तो इन दोनों की मूवमेंट किस के दरमियान होती है, सिस्टमिक कैपिलरीज और टिश्यू के दरमियान होती है, ठीक है। अच्छा, फिर फैक्टर
अफेक्टिंग रेस्पिरेटरी फंक्शन। अब ये वो फैक्टर है जिसकी वजह से हमें हमारी या रिस्पायरेशन के ऊपर अफेक्ट पड़ता है, नुकसान पड़ता है। मतलब ये वो फैक्टर है जिनकी वजह से एक इंसान के रिस्पायरेटरी के ऊपर अफेक्ट पड़ता है, नुकसान पहुंचे। किस चीज़ से नुकसान होता है रिस्पायरेशन को, ठीक है। अब इसको डिस्कस करते हैं। फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द ऑक्सीजनेशन इफेक्ट ऑन कार्डियो affect the cardiovascular system as well as respiratory system. These factor include, कह रहे ये वो फैक्टर है, ये जो जितने भी ये नाम लिखे हुए हैं ना, ये वाले ये जितने भी फैक्टर हैं, ये वो फैक्टर है जिनकी वजह से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल एज, अगर एक शख्स से एडवांस एज है, क्या है एडवांस मतलब 80 साल का है, 90 साल का है, तो एज क्या होता है, उसकी वजह से भी उसके जो रिस्पायरेशन है वो कमज़ोर हो जाएगी, लंग्स कमज़ोर हो जाएंगे, हार्ट हुए कमज़ोर हो जाएगा, प्रॉपरली वो नॉर्मली सांस नहीं ले पाएगा। तो उसकी वजह से, एज की वजह से उसके रिस्पायरेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। इसी तरह एनवायरनमेंट में बाहर अगर गंदगी है, आलूदगी है, बहुत ज़्यादा पोल्यूट एनवायरनमेंट है, तो उसकी वजह से भी इफेक्ट पड़ता है हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर और रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। इसी तरह लाइफस्टाइल, हेल्थ स्टेटस, मेडिकेशन स्ट्रेस, वन बाय वन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है, एज। ऑक्सीजनेशन स्टेटस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एज। मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दिया कि ऑक्सीजनेशन का जो स्टेटस है, मतलब सांस लेने का जो अमल है और निकालने का जो अमल है, वो एज के हिसाब से वो अफेक्ट पड़ता है। जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं, वो एज बढ़ती जाती है, उसी तरह उसके जो बॉडी के अज़ा है, जैसे लंग्स वगैरह हो गए, हार्ट हो गए, ये कमज़ोर होते जाते हैं और उसी तरह फंक्शन नहीं परफॉर्म करते। जब वो प्रॉपर फंक्शन नहीं परफॉर्म करते हैं तो उसकी ऑक्सीजनेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है एनवायरमेंटल फैक्टर। अभी एनवायरनमेंट की वजह से किस तरह ऑक्सीजनेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है उसको डिस्कस करते हैं। हीट, कोल्ड एंड एयर पोल्यूशन इफेक्ट ऑक्सीजनेशन। कहते बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो, क्या हो, बहुत ज़्यादा गर्मी, तो हम गरम गरम सांस वगैरह लेंगे। या फॉर एग्जांपल कई जगह पे आग लगी, उस जगह पर हम मौजूद होते हो, क्योंकि हीट वाला जो धुआं वगैरह होता है, जो एयर होता है, वो हम अंदर बॉडी में अंदर जाता है, तो उसकी वजह से भी हमारे ऑक्सीजनेशन पे इफेक्ट पड़ता है। या बहुत ज़्यादा कोल्ड हो, उसकी वजह से भी, या बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो, जैसे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा, वो हम इनहेल करें, तो उसकी वजह से भी हमारे ऑक्सीजनेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ये एनवायरमेंटल फैक्टर है। कुछ एग्जाम्पल भी दी है। वे क्लाइंट हु आर एक्सपोज टू डस्ट, एनिमल डेंडर और टॉक्सिक केमिकल इन द होम और वर्क प्लेस आर इट इंक्रीज द रिस्क अल्टरनेशन ऑफ द ऑक्सीजनेशन। कहते हैं वो शख्स, अगर कोई शख्स डस्ट से एक्सपोज हो जाए या कोई टॉक्सिक केमिकल से एक्सपोज हो जाए, तो ये अपने घर में या बाहर जहाँ पर वो काम करता है, कहीं पे भी वो एक्सपोज हो जाता है डस्ट या केमिकल टॉक्सिक से, तो उसकी वजह से जो उसकी नॉर्मल ऑक्सीजनेशन होती है वो अल्टरनेशन हो जाती है। अल्टरनेशन के तब्दील, उससे क्या हो जाती है, वो तब्दील हो जाती है, तो उसकी ऑक्सीजनेशन के ऊपर इफेक्ट करता है। अच्छा, स्मोकिंग। Smoke or those are exposed to the second hand smoke should be questioned as to type of amount and their number of the years of the exposure. फॉर एग्जाम्पल, यह एक बंदा है, वो मतलब बहुत वक्त तक ये सिगरेट नोशी वगैरह स्मोकिंग वगैरह करता है, तो वो उसकी वजह से भी उसकी जो ब्रोंकाल्स वगैरह, ब्रोंक्यूल्स वगैरह होते हैं, सांस की जो नालियाँ होती है लंग्स की, वो बेसिकली नैरो होती जाती है। जब नैरो होती जाती है तो उसकी वजह से भी उसकी ऑक्सीजनेशन भी एक फ़र्क पड़ता है। लाइफस्टाइल की बात करते हैं। लाइफस्टाइल फैक्टर कैन बी अफेक्ट द क्लाइंट ऑक्सीजनेशन स्टेटस। लाइफस्टाइल फैक्टर, ऐसे कुछ फैक्टर, उनकी वजह से भी उसकी मतलब जिस तरह वो ज़िंदगी गुजारता है। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसका क्या काम, बस खाता है पीता है, उसका वेट बढ़ रहा है, कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहा प्रॉपरली, वो अपना हेल्थ को मेंटेन नहीं कर रहा, तो ऐसे फैक्टर की वजह से क्या हो, उसके हेड बॉडी वेट बढ़ेगा तो उसकी जो फैट्स है वो बढ़ जाएंगे। फैट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो फैट्स की बढ़ने की वजह से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा। कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा तो उसकी वजह से उसकी जो कार्डिक वेसल्स है उसके अंदर ब्लॉकेज आएंगी, प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, तो उसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन ना होने की वजह से उसके हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, उसकी प्रॉपर लंग्स पे भी ब्लड नहीं जाएगा, लंग्स के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, तो सांस लेने में बड़ा मसला होगा। ठीक है, यहाँ पर ये तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा था, अभी देखते हैं क्या कहते हैं ये लोग। फिजिकल एक्सरसाइज और एक्टिविटीज़ इंक्रीज द रेट ऑफ द डीप रिस्पिरेशन। या कोई फिजिकल एक्सरसाइज आप कोई कर रहे हो एक, या कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिसकी वजह से आपका रिस्पिरेशन के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल,
आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो, या कोई क्रिकेट वगैरह खेल रहे हो, भाग दौड़ रहे हो, या फुटबॉल खेल रहे हो, ऐसी एक्टिविटी कर जिसकी वजह से आपकी सांस फूलने लगती है, तो उसकी वजह से भी आपकी ऑक्सीजन जो है टेम्परेरी तौर पर अल्ट्रेट हो जाती है। हाँ, ऑक्यूपेशनल प्रीडिस्पोज इंडिविजुअल टू लंग्स, या ऑक्यूपेशनल प्रीडिस्पोज कहते हैं ऐसा कोई काम हो जिसकी वजह से आपको लंग्स की डिजीज़ वगैरह काज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर आप ऐसे कई जगह पे काम कर रहे हो जहाँ पर डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आप बार बार सांस लेते हो, इसकी वजह से आपको सांस लंग्स डिजीज़ वगैरह भी काज हो सकती है। जब लंग्स डिजीज़ आपको काज हो जाती है तो इसकी वजह से भी आपको ऑक्सीजनेशन में बहुत मसला करता है। Disease processes. Oxygenation altered can be often treated to disease state related to alteration in the ventilation and alveolar gas exchange in gas uptake और सर्कुलेशन। वही सेम बात हो रही है, जब डिजीज़ प्रोसेस होता है तो वो किस मतलब डिजीज़ किस चीज़ की वजह से लगती है। एक बंदा है, उसको लंग्स डिजीज़ किस चीज़ की वजह से लगेगी, जब उसको कोई भी इन्फेक्शन वगैरह कोई चला जाए, या उसका जो ऑक्सीजनेशन है वो अल्टरेड हो जाए, किस चीज़ की वजह से, या आपके एलुअर गैस एक्सचेंज प्रॉपर ना हो, या प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो, या प्रॉपर आप जो ऑक्सीजन प्रॉपरली बॉडी में मूव ना हो, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपको लंग्स डिजीज़ का होगा। लंग्स डिजीज़ की वजह से आपको प्रॉपरली ऑक्सीजनेशन में मसला होगा। तो डिजीज़ जो है इसकी वजह से भी आपके ऑक्सीजनेशन के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। अभी कौन कौन से वो डिजीज़ है जिसकी वजह से आपके ऑक्सीजनेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, तो यहाँ पर वो नीचे दी है, जैसे कि COPD, एटेलेक्टेसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट फेलियर एंड एनीमिया। अभी COPD में अगर आपको एग्जांपल बताऊं, COPD कहते कैसे हैं, COPD का फुल फॉर्म है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ये क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ ये लंग्स की एक डिजीज़ होती है जिसमें लंग्स के जो वेसल्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन लेते हैं, वो ब्लॉक हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, फिर प्रॉपरली सांस लेने में मसला होता है। तो इस कंडीशन की वजह से भी आपके ऑक्सीजन में तब्दीली आ सकती है। एटेलेक्टेसिस कहते हैं जब लंग्स सिकुड़ जाए, लंग्स क्या हो जाए, कोलेप्स हो जाए ना, कोलेप्स एक दूसरे के साथ चिपक जाए, प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म ना करे, ख़राब हो जाए बिल्कुल, उसको एटेलेक्टेसिस कहते हैं। एथेरोस्क्लेरोसिस उसको कहते हैं जब फैट प्लग नहीं है, फैट्स का प्लग वो मूव हो के लंग्स के जो वेसल्स होते हैं, जो आर्टरीज होते हैं, उसको ब्लॉक कर दे, उसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। या हार्ट फेलियर, इन चीज़ों की वजह से भी आपके इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, अच्छा, ये तो अगर मैं चाहता तो मैं आपको सिंपल रीड करके भी आपको रीड करके चला जाता, मगर थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट हासिल हो, कि अगर कहीं कोई वाइवा में भी पूछे तो आप प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन कर सको। अच्छा, अब मेडिकेशन, कुछ देखो, कुछ मेडिकेशन ऐसी होती है जो हमारे रिस्पायरेशन के ऊपर इफेक्ट करती है, या कुछ मेडिकेशन ऐसी होती है जो हमारी जो सांस की नालियाँ होती है ना, उसको नैरो करती है। नैरो मतलब पतला करती है, जब उसको बिल्कुल बारीक, कोई बहुत मतलब नालियों की जो सुराख है, होल है, वो बड़ा होता है, कुछ मेडिकेशन की वजह से वो नेर होने स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से भी होती है। जैसे अ वैरायटी ऑफ मेडिकेशन कैन बी डिक्रीज द रेट ऑफ द डीप रिस्पायरेशन। द मोस्ट ऑफ कॉमन ऑफ द मेडिकेशन आर द सेडेक्टिव, हाइपोटोनिक एंड द एंटी एंजाइटी ड्रग्स, डायजिपाम एंड द नार्कोटिक्स एंड सच एज द मॉर्फिन। कहते हैं फॉर एग्जांपल वो ड्रग्स नशे वाली ड्रग्स नहीं, नार्कोटिक्स कहते हैं नशे वाली ड्रग्स, जैसे डायजिपाम वगैरह या मॉर्फिन, ये वो ड्रग्स होती है। वो लोग जो ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होते हैं, हमारे जो लंग्स हैं, नालियाँ, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, उनको नैरो कर देता है, देन एंड में ब्लॉक भी कर, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, स्ट्रेस की वजह से भी हमारी जो ऑक्सीजनेशन है वो क्या होती है, ख़राब होती है। कैसे होती है उसको पढ़ते हैं। वो स्ट्रेस, द systemic nervous system is stimulated and the epinephrine is released during the stress and cause of the bronchioles to dilate। ठीक है, फिर बात ध्यान में रखना, ये यहाँ पर कह रहे, फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है, वो स्ट्रेस में चला जाता है, कोई से भी स्ट्रेस हो, तो उस स्ट्रेस की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टमिक नर्वस सिस्टम है, जब एक शख्स स्ट्रेस में चला जाता है तो हमारी बॉडी के अंदर सिस्टमिक नर्वस सिस्टम है, वो सिस्टमिक नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है। कब, जब कोई स्ट्रेस में चला जाता है, जब ये स्टिमुलेट हो जाता है तो ये क्या करता है, इसके नतीजे में किडनी से क्या हो जाते हैं, एपिनेफ्रिन हार्मोन रिलीज होते हैं किडनी से, और ये एपिनेफ्रिन हार्मोन जब किडनी से रिलीज हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, हमारे जो लंग्स के ब्रोंक्यूल्स, जैसे ब्रोंकाई होते हैं, उस ब्रोंकाई आगे जैसे जैसे फर्दर बढ़ते हैं उसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। लंग्स के अंदर ब्रोंकाई होते हैं ना, ब्रोंकाई पर जैसे आगे बढ़ते हैं तो उसको ब्रोंक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, तो हमारे ये ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करता है एपिनेफ्रिन। तो ज़्यादा आप लोगों ने स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है।
अच्छा, रेस्पिरेटरी एंड कार्डियोवास्कुलर अल्टरनेशन, ये कुछ एक टर्मिनोलॉजी है, हाइपोक्सिया, ठीक है। ये कहते हैं रेस्पिरेशन एंड कार्डियोवास्कुलर अल्टरनेशन की बात हो रही है। हाइपोक्सिया एक टर्मिनोलॉजी है। हाइपोक्सिया यहाँ पर ये बताया कि हाइपोक्सिया इनसफिशिएंट ऑक्सीजन एनीवेयर इन द बॉडी टिश्यू, हमारी बॉडी है, इसके किसी भी टिश्यू में कहीं पे भी, ब्लड की मैं बात नहीं कर रहा, हमारी बॉडी के अंदर किसी भी टिश्यू के अंदर अगर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए नॉर्मल से, इसको हम हाइपोक्सिया कहते हैं। हमारी बॉडी में कहीं पे भी ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाए उसको हम हाइपोक्सिया कहते हैं, ठीक है। वेट इज अ कैंडिडेट कंडीशन और स्टेट ऑफ इन विच अ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज द इनसफिशिएंट फॉर अ नॉर्मल लाइफ। फॉर एग्जांपल, अक्सर आप लोगों ने देखा भी होगा, मोस्टली स्टूडेंट ने, एक बच्चा होता है जैसे वो बोर्न होता है, जैसे पैदा होता है, तो बाज़ औक़ात उसकी जो लिप्स वगैरह हैं या क्या कहते हैं पैर वगैरह है, पाल्म वगैरह हैं, तो ये ब्लूश हो जाते हैं। वो ब्लूश क्यों होते हैं? क्योंकि उनके प्रॉपरली उनके वहाँ पर उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो उसकी ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो जो कंडीशन होती है उसको हम हाइपोक्सिया कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे डिस्कस करते हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपोक्सीमिया। अभी हाइपोक्सीमिया क्या होता है जहन में रखना, या ईमिया का वर्ड्स जहाँ पर भी आ जाए ये ब्लड को रिप्रेजेंट करता है। हाइपो मतलब कम, ईमिया मतलब ब्लड। अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ब्लड जो ब्लड है उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो हाइपोक्सीमिया कहलाया जाता है, ठीक है। अभी ये हाइपोक्सीमिया किस चीज़ की वजह से हो सकता है? हाइपोक्सीमिया जब हो जाए तो क्या मैनिफेस्टेशन है, क्या अलामात है उसके? रैपिड पल्स होंगे ब्लड के अंदर, अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उसको क्या होंगे? रैपिड पल्स होंगे। रैपिड शेलो रेस्पिरेटरी होगी, सांस भी ज़्यादा ले रहा होगा वो बंदा, क्योंकि प्रॉपरली उसके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, प्रॉपर हर जगह पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा, तो वो ज़्यादा ज़ोर से सांस लेगा कि ऑक्सीजन प्रॉपर ले। इंक्रीज रेस्टलेसनेस, मतलब वो रेस्ट कंडीशन में नहीं होगा, वो बेचैन होगा बहुत ज़्यादा, जिसके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो। फ्लेरिंगनेरिस, फ्लेरिंगनेरिस मतलब उसके जब वो सांस लेगा तो उसके जो नाक के नथने होते हैं, नोस्ट्रल्स, ये पुलते होंगे। जैसे वो सांस लेगा तो जैसे आप नॉर्मल जो बंदा सांस लेते हैं वो उनके इतने पुलते नहीं है, मगर जिसको रिस्पिरेटरी का मसला हो तो उसके क्या होंगे, या वो जिसके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी हुई वो ज़ोर से सांस लेगा तो अपनी जो नोस्ट्रल्स होते हैं वो प्रॉपरली ओपन करेगा। साइनोसिस भी हो सकता है। साइनोसिस किसे कहते हैं जहन में रखना, जब बॉडी ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्लूश हो जाती है, जब बॉडी ऑक्सीजन की कमी की वजह से ब्लूश हो जाती है, ब्लू, तो इस कंडीशन को हम साइनोसिस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मैनिफेस्टेशन ऑफ द अल्टर्ड रिस्पिरेटरी फंक्शन, जब कोई रिस्पिरेटरी जो फंक्शन होते हैं जब वो तब्दील हो जाते हैं तो वो किस चीज़ की वजह से, क्या क्या मैनिफेस्टेशन हो सकती है उसकी? कांसी हो सकती है, स्पूटम प्रोडक्शन, या ज़्यादा से ज़्यादा जब उसके जो स्पूटम होते हैं जैसे बलगम वगैरह, उसकी जो प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही हो तो उसकी वजह से भी नॉर्मल जो रिस्पिरेटरी फंक्शन है वो तब्दील हो सकते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग ये भी हो सकती है। पेन और प्रेशर चेस्ट, अगर ये चेस्ट पे दर्द भी हो सकता है, प्रेशर से फील हो सकता है, और एबनॉर्मल ब्रीथिंग साउंड, एसेसरी मसल्स यूज़ कर सकता है, ठीक है। ये सारे एबनॉर्मल फंक्शन होते हैं, ये जितने भी है ना, ये एक वो निशानियाँ होती हैं जो नॉर्मल फंक्शन में नहीं। अगर किसी के अंदर ये सारी निशानी आ रही है तो इसका मतलब उसका जो नॉर्मल रिस्पिरेटरी फंक्शन है वो अल्टरेड हो गया, वो तब्दील हो चुका है, ठीक है। अगर आप उसको देखते हैं, अगर वो एबनॉर्मल ब्रीथिंग कर रहा है मगर उसके एबनॉर्मल अजीब अजीब से साउंड निकल रहे हैं, तो दैट्स मीन्स इसके जो रिस्पिरेटरी फंक्शन है नॉर्मली वो तब्दील हो चुके हैं। या कोई बंदे को आप देखें कि वो साइनोसिस की तरफ जा रहा है, देखो ब्लूश डिस्कलरेशन, उसकी बॉडी ब्लू ब्लू हो रही है, प्रॉपरली पूरी जगह पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा, तो दैट्स मीन्स इसकी रिस्पिरेटरी जो नॉर्मल फंक्शन है वो चेंज हो गए। ये क्लोबिड फिंगर की अगर मैं बात बताऊं, रिजल्ट फॉर द क्रोनिक लो ऑक्सीजन ऑफ द लिवर, जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाए, और हमारे जो ये नाखून होते हैं ना, बाज़ लोगों के, आप लोगों ने नाखून देखे होंगे, ये मतलब उभरे हुए होते हैं, ऐसे बिल्कुल सख्त सख्त काले काले बड़े उभरे हुए होते हैं, बड़े अजीब अजीब से होते हैं, मोटे मोटे से, तो वो क्लोबिड फिंगर कहलाई जाएगी। आप लोग नेट में सर्च भी कर सकते हैं तो आप लोग को इजी पता लग जाए क्लोबिड फिंगर किसे कहते हैं। तो वो प्रॉपरली उसके जो फिंगर होते हैं क्लोबिड की फॉर्म में जब बन जाते हैं उसके जो नाखून, तो ये लो ऑक्सीजन की कमी की वजह से होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, इसके हवाले से कितने स्लाइड हो गए? आई थिंक 13 स्लाइड हो गए। ये टर्मिनोलॉजी, इसको हम डिस्कस करते हैं। यूपनिया किसे कहते हैं,
नॉर्मल रिस्पायरेटरी इज अक्वायर्ड इज रिदम एंड एफर्टलेस। देखो हम जैसे नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहे हैं ना, नॉर्मल हम सांस ले रहे हैं, मतलब नॉर्मल ब्रीथिंग को यूपनिया कहलाया जाता है। जो नॉर्मल रिस्पायरेशन होता है ना उसको हम यूपनिया कहते हैं। टेकिपनिया किसे कहते हैं? रिपीट, जब रिस्पायरेशन ज़्यादा होती है। अगर मैं मिसाल के तौर पर सिंपल एग्जांपल बताऊं, एक एडल्ट की बताता हूं। एक नॉर्मल एडल्ट की रिस्पायरेशन क्या होगी? 1 मिनट में 12 से लेकर 20 तक वो नॉर्मली सांस लेता है। अगर एक शख्स 12 से 20 तक नॉर्मली सांस ले रहा है तो दैट इज मीन यूपनिया। अगर वो 20 से ज़्यादा 1 मिनट में 20 से ज़्यादा सांस ले रहा है तो दैट इज कॉल्ड टेकिपनिया। ब्रेडिपनिया किसे कहते हैं? अगर वो 12 से भी कम सांस ले रहा है उसको हम ब्रेडिपनिया कहते हैं। एबनॉर्मल स्लो रिस्पायरेटरी, अगर वो मतलब 1 मिनट में 12 दफ़ा सांस ले रहा है, 11 मतलब 10 मतलब या 12 13, तो ये जो है ये ब्रेडिपनिया कहलाई जाएगी। अगर एक शख्स 1 मिनट के अंदर 20 से ज़्यादा सांस ले रहा है तो इसको टेकिपनिया कहलाया जाएगा, और कम ले रहा है 12 से तो मीन्स ब्रेडिपनिया। एपनिया किसे कहते हैं? एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, अगर वो सांस बिल्कुल नहीं ले पा रहा तो इसको हम एपनिया कहते हैं। एक शख्स है वो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में आता है और उसको हम देखते हैं वो सांस नहीं ले पा रहा, दैट्स मीन्स एपनिया। ऑर्थोपनिया किसे कहते हैं? इनएबिलिटी टू ब्रीथ इजीली ओनली विथ स्टैंड और सिटिंग पोजीशन। फॉर एग्जांपल, सिंपल ध्यान में रखना, ऑर्थोपनिया किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल मैं अभी लेटा हुआ हूँ, ठीक है, और मैं अचानक से एकदम बैठ जाऊँ। क्या? मैं लेटा हूँ, मैं एकदम अचानक से बैठ जाऊँ सिटिंग पोजीशन में, बिल्कुल स्टैंड करूँ, और मैं उस एकदम बैठने की वजह से प्रॉपरली अपना सांस नहीं ले पा रहा, प्रॉपरली उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा, मतलब मेरे अंदर ये एबिलिटी नहीं है कि मैं खड़ा होकर प्रॉपरली सांस लूँ या बैठ जाऊँ उसके बाद में प्रॉपरली सांस लूँ। जब एक शख्स के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि वो प्रॉपरली ना खड़े होकर सांस ले पा रहा हो ना बैठ के सांस ले पा रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्थोपनिया कहलाया जाता है। ठीक है। अच्छा, डिसिप्निया या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, जब सांस लेने के अमल में डिफिकल्टी महसूस हो, तकलीफ महसूस हो, प्रॉपरली सांस नहीं ले पा रहे हो, तो दैट मीन्स डिसिप्निया या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, एसओबीज भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक्सर्शनल डिसिप्लिन, एक्सर्शनल कहते हैं काम को, जब एक शख्स बहुत ज़्यादा सख्त काम करता है और उस काम की वजह से, उस बहुत ज़्यादा मेहनत काम की वजह से उसको सांस लेने में मसला हो रहा हो, वो मतलब वो एक्टिविटी कर रहा है, उस एक्टिविटी के दौरान उसको सांस लेने में मसला हो रहा हो, तो इसको हम एक्सर्शनल डिसिप्लिन कहते हैं। ठीक है। मतलब अगर एक शख्स है वो ज़मीन खोद रहा है, खुदाई कर रहा है, उस खुदाई के दौरान उसको बार बार सांस का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सर्शनल डिसिप्लिन। ठीक है। हाँ, अगर वो उसने खुदाई की और फिर बैठ गया, जब वो बैठ गया रेस्ट कर रहा है तो उसको कोई तकलीफ नहीं है, उसको हम एक्सर्शनल डिसिप्लिन नहीं कहेंगे। हाँ, अगर एक्टिविटी के दौरान उसको डिफिकल्टी महसूस हो रही है ब्रीथिंग में तो इसको हम एक्सर्शनल डिसिप्लिन कहते हैं। ठीक है। आप इस टर्मिनोलॉजी को 1 बाय 1 पढ़ेंगे तो आप लोगों को इंशाल्लाह इजी हो जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं भी दोबारा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। साइनोसिस किसे कहते हैं? वी ब्लूश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, नेल बेड्स एंड द म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू द रिड्यूस ऑफ द हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन सेचुरेशन। सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से अगर हमारे स्किन, नेल बेड्स, ये म्यूकस में ये ब्लू हो जाए, ब्लू डिस्कलरेशन हो जाए, इसको हम साइनोसिस कहते हैं। यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन सेचुरेशन, ये थोड़ा सा कंफ्यूज क्या है, मगर ये हेमोग्लोबिन क्या होता है? ये आरबीसीज के अंदर ही मौजूद होता है, मैंने आपको पहले भी समझाया। ठीक है। अच्छा, अल्लाह अकबर, ये 4-5 स्लाइड है, इसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन की अगर हम बात करते हैं कि हाइपर वेंटिलेशन किसे कहते हैं? वे इनएडिक्वेट हाँ, यहाँ पर हाइपर वेंटिलेशन, वे इनएडिक्वेट हाइपो वेंटिलेशन सॉरी, वे इनएडिक्वेट एल्वोलर वेंटिलेशन मे बी काज बाय इधर स्लो एंड शेलो ब्रीथिंग और बोथ। मैंने आपको पहले बताया कि वेंटिलेशन किसे कहते हैं? ब्रीथिंग को। हाइपो वेंटिलेशन कम ब्रीथिंग को। तो ये इनएडिक्वेट एल्वोलर वेंटिलेशन, जब हमारी एल्वोलाई प्रॉपरली काम नहीं करेगी, एल्वोलाई का काम क्या है? गैस को एक्सचेंज करना। जब इनएडिक्वेट कहते हैं कम, जब हमारी एल्वोलाई प्रॉपरली गैस एक्सचेंज नहीं करेगी, इनएडिक्वेट गैस एक्सचेंज करेगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? हाइपो वेंटिलेशन। और ये एल्वोलाई कम गैस एक्सचेंज किसकी वजह से कर रही है?
ये किसकी वजह से कर रही होगी, इधर स्लो एंड ब्रीथिंग एयर बोथ। ये किसकी वजह से, ये सांस कम लेने की वजह से या सांस बिल्कुल स्लो लेने की वजह से। फॉर एग्जांपल हाइपोवेंटिलेशन, मुझे जितना नॉर्मल सांस खींचना चाहिए मैं उतना सांस नहीं खींच रहा। जब मैं थोड़ा सा सांस खींच रहा हूँ और तो थोड़ा सा ऑक्सीजन मेरे एल्वोलाई में जाएगा, फिर थोड़ा सा गैस एक्सचेंज होगी एल्वोलाई में। जब मैं ज़्यादा सांस लूँगा तो एल्वोलाई के अंदर ज़्यादा सांस एक्सचेंज होगी, तो उसकी वजह से भी हाइपोवेंटिलेशन हो सकता है। या मैं ज़्यादा सांस ले रहा हूँ, किसी इन्फेक्शन की वजह से मेरे एल्वोलाई जो है वो ज़्यादा गैस एक्सचेंज नहीं कर पा रही, कम गैस एक्सचेंज कर पा रही है, तो इसको हम भी हाइपोवेंटिलेशन कहते हैं। हाइपर वेंटिलेशन किसे कहते हैं, इसकी तब्दील कर दो, इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ द एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स। जब ज़्यादा लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जाए, एयर जाए और गैस एक्सचेंज हो और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आए, तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को इजीली गाइड कर दूंगा। अच्छा, नेमोथोरक्स कैसे कहते हैं, वे एयर और गैस इन द प्लूरल कैविटी। देखो जहन में रखना, ये एक प्लूरल की लेयर होती है, प्लूरल की लेयर होती है। ये वो लेयर होती है जो हमारे लंग्स के ऊपर अटैच होती है। मैं अगर आप इसको पिक्चर पे दिखाऊं तो इस पिक्चर, ये लंग्स है ना, लंग्स, इस लंग्स के ऊपर एक लेयर्स होती है जिसको हम प्लूरल लेयर कहते हैं। इस प्लूरल लेयर के इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं विस्टरल प्लूरल, एक होता है पैराइटल प्लूरल। तो विस्टरल प्लूरल वो लेयर है जो लंग्स के ऊपर ही अटैच होती है, और पैराइटल प्लूरल जो है ये वो लेयर होती है जो चेस्ट वॉल के साथ अटैच होती है। तो इन दोनों लेयर्स के दरमियान एक गैप होता है, उस गैप को हम क्या कहते हैं, प्लूरल स्पेस कहते हैं या प्लूरल कैविटी कहते हैं। यहाँ पर जब इस प्लूरल कैविटी के अंदर, अगर आप नेट में सर्च करें तो आपको इजी आ जाए कि प्लूरल कैविटी क्या होती है। जब इस प्लूरल कैविटी के अंदर एयर या गैस फिल्ड हो जाए, बहुत ज़्यादा जाए, तो उसको हम नेमोथोरेक्स कहते हैं। ठीक है, फिर ध्यान में रखना, एक्युमुलेशन ऑफ ब्लड इन द प्लूरल स्पेस। अगर उस जो प्लूरल लेयर है उनके जो बीच में विसरल और पैराइटल लेयर की जो प्लूरल कैविटी बीच वाली जगह है, अगर उसके अंदर ब्लड आके एक्युमुलेशन हो जाए, ब्लड जमना आके स्टार्ट हो जाए, तो उसको हम हीमोथोरेक्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, प्लूरल एफ्यूजन, वे एक्सेसिव फ्लूइड, अगर उस प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड वगैरह आके जम जाए, बहुत ज़्यादा फ्लूइड की एक्युमुलेशन हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल एफ्यूजन। या ऑक्सीजन सिचुएशन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद द हेमोग्लोबिन, ये अलग चीज़ है। मैं अगर प्लूरल कैविटी के एक सिंपल एग्जांपल दे दूं, सिंपल जहन में रखना, एक लेयर होती है जिसको हम प्लूरल लेयर कहते हैं, वो क्या होती है, हमारे लंग्स के ऊपर अटैच होती है, लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। फिर इस प्लूरल लेयर के दो लेयर होते हैं, एक विसरल लेयर होती है और एक पैराइटल लेयर। ये विसरल लेयर जो होती है ये लंग्स के ऊपर अटैच होती है, और इस प्लूरल लेयर की जो पैराइटल पार्ट है वो लंग्स के जो चेस्ट वॉल है उसके साथ अटैच होता है। तो इनके दरमियान एक स्पेस मौजूद होता है, पैराइटल और विसरल के दरमियान एक स्पेस होता है। इस स्पेस को हम प्लूरल कैविटी या प्लूरल स्पेस कहते हैं। ठीक है। जब इस स्पेस के अंदर हवा या गैस जमा होगा उसको हम नेमोथोरेक्स कहते हैं। अगर इस कैविटी के अंदर ब्लड जमा होगा तो हेमोथोरेक्स कहेंगे। अगर इस कैविटी के अंदर फ्लूइड, पानी वगैरह जम गया, तो इस पानी वगैरह भर गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं। सही है। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन सिचुएशन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद द हेमोग्लोबिन। जितना ज्यादा ऑक्सीजन, हेमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल के अंदर जो हेमोग्लोबिन होता है, जितना ज्यादा की तादाद में ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है, इसको हम ऑक्सीजन सिचुएशन कहते हैं। ठीक है। हाइपोक्सीमिया किसे कहते हैं, रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड, जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की तादाद कम हो जाती है उसको हाइपोक्सीमिया कहते हैं। हाइपोक्सिया किसे कहते हैं, जब बॉडी टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की तादाद कम हो जाए उसको हाइपोक्सिया कहते हैं। हाइपरकेप्निया किसे कहते हैं, या हाइपरकार्बिया किसे कहते हैं। हाइपरकेप्निया और हाइपरकार्बिया दोनों एक ही वर्ड से। ठीक है। वी इंक्रीज द ब्लड लेवल ऑफ O2, जब हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है, ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाए हमारे ब्लड के अंदर, तो इसको हम हाइपरकेप्निया कहते हैं। ठीक है। या हाइपरकार्बिया कहते हैं। और अगर हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद कम हो जाए, हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की तादाद कम हो जाए तो उसको हाइपोकेप्निया कहेंगे, अगर बढ़ जाए तो हाइपरकेप्निया। ठीक है। टाइडल वॉल्यूम किसे कहते हैं,
कि इज द वॉल्यूम ऑफ गैस इनहेल एंड एक्सेल विद ईच ब्रीथ with the quiet breath at rest at approximately 500 ml per breath for 70 kg adult, that is 5 to 7 ml per kg predicted body weight. स्टूडेंट एक सेकंड वेट करें, मैं पानी पी लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखो, टाइडल वॉल्यूम किसे कहते हैं? वॉल्यूम ऑफ गैस इनहेल एक्सेल, मतलब एक सांस में हम कितना ml सांस, कितना ml एयर हमारे लंग्स के अंदर जाता है, कितना ml एयर जो होता है अंदर जाता है और बाहर निकलता है, इसको बेसिकली टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। विद द वॉल्यूम ऑफ गैस इनहेल एंड एक्सेल विद ईच ब्रीथ, एक जब हम सांस लेते हैं तो कितनी हवा हमारे लंग्स के अंदर जाती है और कितनी बाहर निकलती है, इसको हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। फिर इसने बताया कि अगर एक 70 kg का बंदा है तो वो क्या करता है, एक सांस में 500 ml जो हवा है वो अंदर लेता है और निकालता है, ठीक है। और अगर हम पर केजी के हिसाब से कहते हैं, ये कहते हैं, फिर आगे इसने कहा कि अगर पर केजी के हिसाब से हम देखें तो 1 किलो, मतलब 1 किलो का बंदा है तो वो क्या करेगा, 5 से 7 ml जो एयर है वो एक सांस में इन होगा और बाहर आएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल 10 kg का बंदा है तो 50 ml जो एयर है वो एक सांस में अंदर भी चला जाएगा और बाहर भी आएगा, ठीक है। ये प्रॉपर दिखाया है। नेमोथोरिक्स किसे कहते हैं, हीमोथोरिक्स किसे कहते हैं, एम्फाइमा किसे कहते हैं और प्लूरल इफ्यूजन किसे कहते हैं, ठीक है। नेमोथोरिक्स, एयर इन द प्लूरल स्पेस काजिंग द लंग्स कोलैप्स, कहते हैं नेमोथोरिक्स किसे कहते हैं, अगर हवा प्लूरल स्पेस के अंदर भर जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, नीमोथोरिक्स। और जब ये हवा इसके अंदर भर जाती है तो उसकी वजह से लंग्स क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाएंगे। कोलैप्स मतलब लंग्स आपस में सुकड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ। हीमोथोरिक्स किसे कहते हैं, उसी प्लूरल स्पेस में अगर ब्लड वगैरह जम जाए, ब्लड वगैरह आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, हीमोथोरिक्स। एम्फाइमा किसे कहते हैं, अगर कलेक्शन ऑफ द पस, अगर उसी प्लूरल स्पेस के अंदर पस वगैरह, जो पस नहीं होता पुश्ते में नौ जिसे कहते हैं पस, वो पस अगर इस स्पेस में आ जाए और इसकी एक्यूमुलेशन हो जाए, बढ़ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, एम्फाइमा कहेंगे, ठीक है। और प्लूरल इफ्यूजन मैंने आपको कहा अगर उसी स्पेस में फ्लूइड वगैरह आ जाए, बढ़ जाए, तो एम्फाइमा कहलाया जाएगा। इंशाल्लाह यहाँ तक कंप्लीट, यहाँ तक कर देते हैं। मैं तो 20 स्लाइड कवर कर रहा था मगर 15 काफ़ी हो गए और लेक्चर भी काफ़ी हो गया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये आपको समझ आएगा। नेक्स्ट पार्ट 2 में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। और कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और ये आप लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो मैंने एक्सप्लेन किया है आप लोग को किस तरह लगा, तो आप लोग मुझे लाजमी कमेंट्स करके बताएं। और आप लोग कमेंट्स नहीं करते हैं, कमेंट्स का मेन मकसद ये है कि मुझे आइडिया हो जाता है कि आप लोगों को कितनी अवेयरनेस मिल रही है। और बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद है कि ये मैंने अच्छे एग्जांपलों के साथ एक्सप्लेन किया और आप लोगों को समझ भी आ जाए। बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह पार्ट 2 पर बना के शेयर कर दूंगा। अल्लाह हाफिज़।